नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में नेताओं का और पुलिस प्रशासन का आमना सामना गाए बगाए सामने आता रहता है, लेकिन एक बार फिर कानपुर में ऐसा एक मामला सामने आया है जहां बीजेपी की मंत्री अपनी ही सरकार या कहें कि पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी। प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। इसके बाद उनके पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला के दो वीडियो वायरल हुए जिनमें वो ब्राह्मणों के खिलाफ बेजा कार्रवाई का हवाला देते हुए, ब्राह्मणों के खिलाफ बेजा कार्रवाई का सवाल उठाते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वो जो सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले, उन्हें कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर पिछले दिनों की राजनीति की बात करें तो बीजेपी के पूर्व सांसद और योगी आदित्यनाथ, बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर कई दिन तक मामला सुर्खियों में रहा। उस मीटिंग में आखिर क्या हुआ था, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी काफ़ी चर्चा में रहा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों लगातार सुर्खियां बनती रहीं और उनके राजनीतिक मायने भी बहुत ज़्यादा हैं, और उन्हें जानने समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेखक, डायलॉग राइटर, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, विधायकों और सांसदों का प्रशासन से कोई शिकायत, कोई नई बात तो है नहीं। खासतौर पर बीजेपी के विधायक पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह पुलिस प्रशासन की शिकायतें करते हुए नजर आए थे, लेकिन कानपुर ने लगता है कोई कसम उठा ली है कि इस रेस में मुझे सबसे आगे रहना है। तो ये जो मामला है प्रतिभा शुक्ला का और उनके पति अनिल शुक्ला का, ये क्या मामला है और आखिर क्यों अपनी सरकार को एम्बेरस कर रहे हैं ये लोग? देखिए, गौर किया जाए तो एक बार कानपुर देहात में एक झोपड़ी गिराई गई थी, वो भी किसी ब्राह्मण फैमिली की झोपड़ी थी, जिसमें माँ और बेटी ने कार्रवाई के दौरान आत्मदाह कर लिया था और दोनों जलकर मर गए थे जी। और उत्तर प्रदेश में एक मरमरिंग है, मरमरिंग राजनीतिक गलियारों में तो है ही, भाजपा में खासकर है कि ब्राह्मणों की सुनी नहीं जाती, ब्राह्मणों की थोड़ी दुर्गत है। अब इसी मुद्दे को लेकर अगर थोड़ा सा एक झंझट होता है एक दरोगा को लेके, और दरोगा को हटाना है उस थाने से दरोगा का ना हट पाना, उसका एक ईगो चैलेंज है, एक पॉलिटिकल चैलेंज है कि हम कुछ कर नहीं पाते। वहां से इस बात की शुरुआत होती है। अनिल शुक्ल वारसी जो है वो बसपा से होते हुए भाजपा में है, उनकी पत्नी मंत्री भी है। इन सारी चीजों को लेकर जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई तो वो धरने पर बैठ गए, और धरने पर बैठने के बाद उन्होंने जो पोस्चरिंग की, वो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्राह्मणों की स्थिति सरकार के अंदर बेहतर नहीं है, जो खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कलह मची हुई है, वो पटल पर आ जाती है। अब पटल पर कैसे आती है कि अनिल शुक्ला वारसी जो है वो ब्रजेश पाठक को फोन करते हैं। ब्रजेश पाठक कौन है? ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, और चूंकि उनके नाम के आगे पाठक लगा हुआ है, लिहाजा उनको ब्राह्मणों का एक नेता भी माना जाता है। और सारे ब्राह्मणों के कोई भी मुद्दे हो, चाहे कौशाम्बी में एक लड़की के बलात्कार का मामला हो और आरोपी के फांसी लगा लेने का मामला हो, वहां भी ब्रजेश पाठक सामने आते हैं। और ब्रजेश पाठक को इसीलिए अनिल शुक्ल वारसी ने फोन भी करके कहा कि अगर आप डिप्टी सीएम है, आपको डिप्टी सीएम बनाया गया, तो ब्राह्मणों की रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यहां से इस बात की शुरुआत होती है, और जब वो फोन काटते हैं तो कहते हैं रस्सी लाओ, मैं फांसी लगा लूंगा। अब बात आती है ब्राह्मण की। तो श्रीकांत शर्मा जो मथुरा से विधायक थे और पिछली योगी वन सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, आप समझ लीजिए कि श्रीकांत शर्मा ने पिछले कुछ दिनों पहले ही, अभी मुश्किल से महीने भर की बात है, उन्होंने ट्वीट कर करके मथुरा के ट्रैफिक व्यवस्था की शिकायत की। यानी उस व्यक्ति को अपनी ही सरकार के लिए ट्वीट करके गुहार लगानी पड़ रही है कि मथुरा की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार किया जाए। अब चलते हैं मथुरा से देवरिया। दुर्गा मिश्रा विधायक भी थे। दुर्गा मिश्रा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कल्याण सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। उन दुर्गा मिश्रा का बेटा राका मिश्रा, उसका नाम राका है, राका मिश्रा
एक मीटिंग में थे जहां एक क्लर्क का ट्रांसफर होना था और सारा प्रशासन उनके खिलाफ था, और भरी मीटिंग में राका मिश्रा की लड़ाई हो जाती है डीएम देवरिया से। अब आते हैं बुंदेलखंड बांदा। प्रकाश द्विवेदी ओवरलोडिंग और तमाम सारे ट्रकों को लेके खनन के एक मुद्दे पर एसडीएम से भिड़ जाते हैं, और बात यहां तक पहुंच जाती है कि उन्होंने एसडीएम को मारा भी। हालांकि बाद में उन्होंने इस बात का खंडन किया, लेकिन वहीं बांदा में ही बुलडोजर से एक ब्राह्मण का मकान गिरने की नाराजगी भी प्रकाश मिश्रा ने, जो विधायक है बांदा के भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद इस बात पर मुखर हो गए और आकर उन्होंने बयानबाजी भी की। अब आते हैं मेरठ। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी है, वो मेरठ में योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में जा रहे हैं। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी का प्रोटोकॉल एक राज्यसभा सांसद का है, उनका चेहरा उत्तर प्रदेश में जाना पहचाना है, लेकिन लोकल पुलिस ने उनको गाड़ी ले जाने से मना कर दिया। उनकी काफी बहस भी हुई और अंततः उनको खुद अपने बॉडी लैंग्वेज को डाउन करना पड़ा, शोल्डर डाउन करने पड़े, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर गाड़ी आप नहीं ले जाने दे रहे हैं तो मैं पैदल चला जाता हूं। ये सारी वो बातें हैं, ऐसे और तमाम सारी बातें हैं। हरीश द्विवेदी पिछली योगी गवर्नमेंट में जब सांसद हुआ करते थे तो अपने ही कमिश्नर और डीएम के खिलाफ बस्ती में उन्होंने धरना भी दिया था। तो ये जो स्थितियां हैं, इस परसेप्शन को और मजबूत करती हैं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच में एक झंझट है, ठाकुरों को प्रश्रय है और ब्राह्मणों को दरकिनार किया जाता है, और अफसर ब्राह्मण विधायक सांसद मंत्री इनकी सुनवाई नहीं करते हैं। यही वो वजह है जिस पर आप आज मुझसे चर्चा भी कर रहे हैं। आपने अनिल शुक्ल को बात करते भी देखा, और ये वही ब्रजेश पाठक हैं, ये वही है जिनके 3 साल से तबादले निल हैं और वो एक भी तबादला नहीं कर पाए। ये स्थिति है। बाकी राजनीतिक आकलन कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस मुद्दे को लेकर कलह थी, कलह है, और लगता है 2027 तक ये कलह बनी ही रहेगी। 2027 तक अगर ये कलह बनी रहेगी तो क्या आप कह रहे हैं कि बीजेपी को इसका नुकसान होगा? क्योंकि एक परसेप्शन ये भी है कि ठाकुर ब्राह्मण कितना भी नाराज हो जाए, लेकिन वोट आखिर में जाके बीजेपी को ही दे देता है। देखिए, ब्राह्मण वोट दे देता है कि नहीं दे देता है, इसका एक प्रमाण लोकसभा चुनाव में देख लिया गया है। ब्राह्मण एक ऐसा वोटर है, एक ऐसा ओरेटर है, जो पान की दुकान से लेके चाय की टपरी तक, नुक्कड़ तक, हर जगह एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है, और ये परसेप्शन उसका बनाया हुआ है। कई बार अखिलेश यादव ने भी और कई लोगों ने एक लिस्ट भी जारी की और ये बताया कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर अच्छे बेहतर पदों पर ठाकुर ही बैठे हुए हैं। हालांकि सरकार इनकार करती है, लेकिन एक अंदर का झंझट है। उस झंझट को लेके 2027 में अभी चुनाव बाकी है, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव में हम उसका नुकसान देख चुके हैं। तो अगर ब्राह्मण को मैं मानता हूं कि वो समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं है, बिल्कुल पक्का मानता हूं। बहुजन समाज पार्टी को वो वोट दे सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी खुद साइडलाइन है, लिहाजा वो अपना वोट खराब नहीं करेगा। लेकिन एक काम वो कर सकता है जो उसने किया, वो अपना वोट कांग्रेस को दे सकता है, भले ही कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन। तो ये एक सिरा एक ऐसा निकल के आता है कि उत्तर प्रदेश का वोटर भले ही समाजवादी पार्टी को वोट न दे, लेकिन कांग्रेस को वोट दे सकता है। और भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, इसमें वो अगर नाराज है तो अपना वोट कांग्रेस के बैलेट बॉक्स में फेंकने से, डालने से शायद पीछे ना हटे। तो ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि शायद कांग्रेस को वोट दे दें ब्राह्मण इस नाराजगी से। लेकिन आपने अभी ब्रजेश पाठक की बात की, तो अखिलेश यादव को मौका मिल गया है खिंचाई करने का। उन्होंने ट्वीट किया कि पहले सिर्फ एक डप्टी, कोट अनकोट, पहले सिर्फ एक डेप्यूटी सीएम था, अब 2 डेप्यूटी सीएम हो गए हैं। अनिल शुक्ल वारसी का वीडियो लगाते हुए वो ये बात कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अखिलेश यादव को तो सारे मुद्दे खुद पार्टी दे रही है, खुद सरकार दे रही है, खुद सरकार के नुमाइंदे दे रहे हैं, सरकार के कार्यकर्ता दे रहे हैं।
एक और विधायक है आनंद शुक्ला थे, माफ कीजिएगा, आनंद शुक्ला जो चित्रकूट से विधायक थे। इस बार वो सीट अपना दल के कोटे में चली गई थी, लिहाजा उनको टिकट नहीं मिला। उन्होंने भी अपना ट्वीट करके ये कहा है कि मैं अनिल शुक्ल वारसी के साथ हूं। ठीक इसकी पहली वाली गवर्नमेंट में वो विधायक थे चित्रकूट से। उन्होंने कहा मैं अनिल शुक्ल वारसी के साथ हूं और ब्राह्मणों के संग लगातार गलत हो रहा है। यानी साफ समझ में आ रहा है कि इस तरीके के मसले अभी और सामने आएंगे, और ऐसे मसले जब जब सामने आएंगे, अखिलेश यादव के पास एक खुली फील्ड है, खिलाड़ी थोड़ा दूर दूर अटैकिंग टाइप की फील्ड नहीं लगी हुई है, और वो आराम से ऐसे मुद्दों को लेके चौवे छक्के मार रहे हैं। चाहे केशव मौर्य हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे भर्तियों का मुद्दा हो, चाहे कवड़ियों का मुद्दा हो, चाहे महाकुंभ का मुद्दा हो, वो लगातार किसी ना किसी चीज को लेकर एक प्ले कर देते हैं और सरकार उनके उसी प्ले में उलझती है और बाद में उसको सफाई देनी पड़ती है। तो चलिए, आपने कहा कि ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर एक परसेप्शन है वो अंडरलाइन हो रहा है। तो एक तरफ ब्राह्मणों का जिक्र चूंकि किया हुआ, अभी सिलसिलेवार हमने किया, तो ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं, तो ठाकुरों की राजनीति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है क्या? मैं बात कर रहा हूं बृजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की। दर्शकों को बता दें कि ये दोनों नेता बीजेपी के, सीनियर बीजेपी के दोनों नेता, एक तो सीएम है, एक 6 बार के पूर्व सांसद हैं। ये दोनों पिछले 31 महीनों से इनके बीच में कोई सीधी मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए लिहाजा अभी हाल में जो मुलाकात हुई वो बहुत चर्चा में रही। तो कैसे पिघल गई सर ये 31 महीने से रिश्तों पे जमी हुई जो बर्फ थी, ये कैसे पिघल गई और फिर इसका सबब क्या है? अब देखिए, ये भी ठाकुरों का एक मसला है, इसको भी थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। 31 महीने पहले बृजभूषण शरण सिंह का जन्मदिन था। योगी आदित्यनाथ जी को उसमें आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं गए। वहां से इस मसले की शुरुआत होती है। जब इस मसले की शुरुआत होती है और इसके बाद खिलाड़ियों को लेकर नेशनल लेवल पे बृजभूषण के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाता है। बात बढ़ती रहती है। लोकसभा के चुनाव होते हैं, बहुत अंदर की बात बता रहा हूं आपको। अचानक आनंद सिंह, जो राजा मनकापुर है, मनकापुर कहां? जहां पे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का यूपी हेड है। मनकापुर कहां? गोंडा। बृजभूषण सिंह कहां? गोंडा। आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह को लोकसभा चुनाव के बाद विदेश राज्य मंत्री बना दिया गया केंद्र सरकार में। अब यहां से बृजभूषण की राजनीति हल्की सी दरकती है। सेंट्रल लेवल पर घेरा जा रहा था, चलिए उससे बाहर आ गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल, माफ कीजिएगा, स्टेट लेवल पर अब उनका आंकड़ा किससे खुला हुआ है? योगी आदित्यनाथ से। जब योगी आदित्यनाथ से उनका आंकड़ा खुलता है तो होता क्या है? होता यह है कि उन्हीं का राजनीतिक प्रतिद्वंदी, भले ही वो एक पार्टी में हो, लेकिन दोनों एक अरसे से दुश्मन शब्द प्रयोग करना थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन ठाकुरों की राजनीति प्लस बीजेपी में गोंडा की राजनीति में कीर्तिवर्धन सिंह के विदेश राज्य मंत्री बनते ही बृजभूषण का लेवल 2 स्टेप डाउन हो जाता है। अब इस दौरान चूंकि मुख्यमंत्री से भी झंझट है, लिहाजा उनके क्षेत्र के आसपास के सारे काम रुक जाते हैं। एक अंदर की बात बताता हूं, 253 करोड़ के पीडब्ल्यूडी के जो काम थे, वो काम बेसिकली गोंडा के उन इलाकों में लाए गए थे जो खासकर बृजभूषण शरण सिंह के इलाके में आते हैं। इन टेंडर्स में कुछ घालमेल, पूलिंग, ठेकेदारों की थोड़ी गड़बड़ी को लेकर कीर्तिवर्धन सिंह ने एक शिकायत की। उस शिकायत को नजीर बनाते हुए, कार्रवाई करते हुए 253 करोड़ के समूचे टेंडर कैंसिल कर। नुकसान बृजभूषण का। करे क्या? लिहाजा इन 31 महीनों के भीतर उन्होंने अपने बेटे की आवाजाही मुख्यमंत्री के आसपास रखी। करण की बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री से उनका परिवार मिलता रहा, उनके लोग मिलते रहे, लेकिन बृजभूषण सिंह इंतजार करते रहे कि जब योगी आदित्यनाथ उन्हें बुलाएंगे वो तभी जाएंगे।
और उनको फिर बुलाया गया और यहां से शुरू होती है कि बर्फ पिघल गई। अब आता हूं बर्फ पिघलने की बात। तो ये बर्फ पिघली नहीं है, एक आइसबर्ग है। योगी आदित्यनाथ क्या, जो भी मुख्यमंत्री से मिलने जाता है उनका ऑफिशियल कैमरामैन उसकी एक फोटो शूट करता है, और रात को सीएम के, योगी आदित्यनाथ का अपना ट्विटर हैंडल है, ऑफिस ऑफ योगी आदित्यनाथ एक अलग ट्विटर हैंडल है, और सीएम उत्तर प्रदेश का एक अलग ट्विटर हैंडल है। तो ऑफिस ऑफ योगी आदित्यनाथ का जो सीएम का जो है, इन दो ट्विटर हैंडल से, शायद एक ट्विटर हैंडल से, उस दौरान विधायक, पूर्व विधायक मिलने की फोटोज तो आती है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ जो मुलाकात हुई उसकी फोटो नहीं आती। कोई ट्वीट भी नहीं होता, और वो फोटो ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास भी नहीं है। अब यहां से ब्रिजभूषण से फिर सवाल शुरू हो जाते हैं कि आपने तो घुटने टेक दिए। अब उन्होंने सफाई देना शुरू की, घुटने मैंने नहीं टेके। वो बड़े हैं, बड़े मतलब कैसे, सीएम है वो, बड़े हैं, बड़े कैसे, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। लिहाजा जो पेड़ फलों से लदा होता है उसे ही झुकना होता है। तो मैं उनके आगे झुका नहीं हूं। वो लगातार इस चीज की सफाई दे रहे हैं। तो जिस बर्फ को पिघला हुआ माना जा रहा था, वो बर्फ असल में अभी तक पिघली नहीं है। और मत भूलिए, इस बर्फ के बीच में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कीर्तिवर्धन सिंह हैं। यहां तय होना बाकी है कि अगर इसको ये कहा जाए कि जो मरमरिंग है, जो एक कॉरिडोर्स में विस्परिंग है, उसमें जो बात आती है, तो लड़ाई ठाकुर बिटवीन ठाकुर की भी है, वो कैसे सुलझेगी ये आगे आने वाला दिन बताएगा। तो अभी इसको यूं मत मानिए कि वो बर्फ पिघल गई, मुद्दा सुलझ गया। देखिए, भोले सिंह के साथ वहां भी ठाकुर का मुद्दा है, और यहां ठाकुरों का मुद्दा है। ये अभी सुलझा नहीं है। एक चीज और बता देता हूं, जब से ब्रिजभूषण शरण सिंह से अदावत, या यूं कहें कि 36 का आंकड़ा हुआ है, तब से सूर्य प्रताप शाही, जो कि साइडलाइन ही रखे जाते थे, है मंत्री लेकिन साइडलाइन रखे जाते थे, लिहाजा ब्रिजभूषण शरण सिंह को डाउन करने के लिए सूर्य प्रताप शाही को अचानक सरकार ने पुश दे दिया है। वो स्टेट प्लेन से, चॉपर से, तमाम जगहों के दौरे करने लगे, जो कि बहुत समय से साइडलाइन थे। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह का एक टक्कर में एक आदमी खड़ा करना था, लिहाजा सूर्य प्रताप शाही को खड़ा किया गया। और अब कीर्तिवर्धन सिंह इस ब्रिजभूषण सिंह की पूरी राजनीति के बीच में एक रोड़ा बन गए। दोस्ती अभी फाइनली, दुश्मनी अभी फाइनली दोस्ती में बदली नहीं। मतलब बड़ा क्लीशे जुमला है, लेकिन जिसे कहते हैं कि हाथ मिले हैं दिल तो अभी नहीं ही मिले हैं, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत डिटेल में इस मुद्दे का, हम इस पे 2-3 बार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं खुद और मेरे दर्शकों को इस मामले में काफ़ी इंसाइट आपके इस पूरे जो आपने बात की है उससे मिली है। चलिए हम अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। एक और खबर आपसे पिछली बातचीत के और इस बातचीत के बीच में काफ़ी बड़ी सुर्खी बनी रही, वो थी केशव मौर्य का दिल्ली जाना, दिल्ली जाकर हाई कमान से मिलना, फिर योगी आदित्यनाथ का वहाँ जाना, और कुल मिलाकर केशव मौर्य का बीजेपी में कोई बड़ा पद मिलने की बात, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो वो भी खाली पड़ा है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो भी खाली पड़ा है। आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ मिल रहा है केशव मौर्य को? देखिए, ऐसा है कि जब केशव मौर्य को मिलना चाहिए था, जब शोले रिलीज हुई थी, तब अमिताभ बच्चन को दीवार मिलनी थी। जिस वक्त केशव मौर्य एक वर्जिन चेहरा था, एक तेवर वाला चेहरा था, उत्तर प्रदेश का बतौर पिछड़ा, काशी, कुशवाहा, माली, सैनी, मौर्य, इनका नेता बना के उत्तर प्रदेश में एक अध्यक्ष बनाया गया। थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार आती है। मुख्यमंत्री उस आदमी को बनना चाहिए था, नहीं बना, पार्टी का अंदरूनी मामला है, योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। तब से ये झंझट है। और जब से योगी आदित्यनाथ सेंट्रल की आंख में किरकिरी हुए हैं, तब से केशव मौर्य सेंट्रल का सबसे लाडला पुत्र है। वो सेंट्रल की किसी भी पॉलिटिक्स में, सेंट्रल के किसी भी पॉलिटिकल मूव में सबसे अग्रणी मोहरा होते हैं। कभी वो ऊंट की भूमिका में, कभी वो हाथी की भूमिका में, कभी घोड़े की ढाई घर चाल में रहते हैं। अब आते केशव मौर्य आज।
जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव आए, नतीजे आए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो हश्र हुआ, उसमें दलित और पिछड़ा जिस तरीके से बिखर गया हिंदुओं से, तो योगी आदित्यनाथ की तैयारी पूरी वही रहती है कि हिंदू एक रहे, तभी उत्तर प्रदेश में काम बनेगा। लेकिन सेंट्रल अभी भी पिछड़ों और दलितों को इंटैक्ट करने की कोशिश में है कि अगर ये बिखरते भी है तो हमसे जुड़े रहे। लल्लू सिंह जैसे लोगों ने जो गलतियां की, अब की बार 400 पार संविधान बदल देंगे, उस गलती को सुधारने की कोशिश है। तो ये मसला ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ा अध्यक्ष होना चाहिए। अब उस पिछड़े अध्यक्ष का नाम क्या है? जो सबसे ज्यादा धोखा खाया हुआ है, जो सबसे ज्यादा चोट खाया हुआ, उसका नाम है केशव मौर्य। लेकिन अब केशव मौर्य कौन है? अब केशव मौर्य को जब आप अध्यक्ष बनाते हैं तो पावर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अब केशव मौर्य को आपको एक सुपर पावर देनी पड़ेगी, नहीं तो कम से कम एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग देनी पड़ेगी कि ये अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। ऐलान मत करिए, ऐलान मत करिए, एक ऐसा मसला हो जाना चाहिए, तब केशव मौर्य उस वाले केशव मौर्य की भूमिका में खड़े होते हैं। अगर उनको यह पावर मिलती है या उनको यह आश्वासन मिलता है कि वो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, तो जनता शायद बहुत तेजी से जुड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी हाइप पा गए हैं, उस हाइप के पाने से वो जो सीढ़ियां चढ़े हैं, तो कई लोगों की सीढ़ियां नीचे रह गई हैं, उनमें केशव मौर्य भी है। कई बार बात आ चुकी है कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस बार भी ये बात उनकी आई है, वैसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। ये भी कई बार बात आ चुकी है, ये एक बात फिर आ रही कि केशव मौर्य अध्यक्ष हो सकते हैं। तो केशव मौर्य जिस तरीके से कमजोर किए गए हैं, उनको हाइट देने के लिए अध्यक्ष बनाने पे उनको एक कद मिल सकता है, लेकिन पावर तभी आएगी जब आम वोटर के बीच में यह मैसेज हो कि ये अध्यक्ष भी हो सकते हैं और अगले चुनाव में इनको मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तब एक बात समझ में आती है कि हाँ, केशव मौर्य के संग कुछ भला होने वाला है। लेकिन यहां एक बात कहना चाहूंगा, बहुत तेज से एक बात अंदर अंदर बह रही है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती के बीच में सरस्वती गर्भ में कहीं बहती है। वैसे बात एक है कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की नाराजगी जो 15-17% है उत्तर प्रदेश में, उसका भी ख्याल रखना है। तो संभवतः कोई ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, और उस ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है, वो बस्ती के जो पूर्व सांसद हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि अपनी सरकार के खिलाफ बैठ गए थे, वो हरीश द्विवेदी है। होते हैं नहीं होते एक अलग बात है, लेकिन पिछड़ा और ब्राह्मण इन दो में से ही अध्यक्ष होंगे। केशव मौर्य का नाम फिर एक बार आया है, हरीश द्विवेदी का नाम इस समय सबसे टॉप पर चल रहा है कि अगर ब्राह्मण अध्यक्ष बनेगा तो हरीश द्विवेदी बनाएगा। बिल्कुल। केशव मौर्य चूंकि अध्यक्ष पहले भी रह चुके हैं, इसलिए वही बात जो मनोज जी ने कही कि पार्टी को इस बार कोई बड़ा सिग्नल साथ में देना पड़ेगा कि अध्यक्ष के अलावा उन्हें और क्या बनाया जा सकता है। एक बात अखिलेश यादव की भी करते हैं मनोज जी। अखिलेश यादव लगातार, हमने कहा कि सरकार बार बार या बीजेपी बार बार अखिलेश यादव को मौके दे रही है कि वो चौके छक्के लगाए विपक्ष की भूमिका में, और वो लगातार अपने पीडीए को अंडरलाइन और मजबूत करते हुए भी नजर आते हैं। इटावा कांड का पिछले दिनों हमने जिक्र किया था, उसके बाद भी जब बात होती है, बल्कि अब जब स्कूल मर्जर को लेकर एक बड़ा मुद्दा यूपी के अंदर छिड़ा हुआ है, तो अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम पीडीए पाठशालाएं खोलेंगे। हर चीज में पीडीए को अंडरलाइन करने की जो ये रणनीति है अखिलेश यादव की, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव के पास पीडीए का एक फार्मूला आया, वो पीडीए का फार्मूला लोकसभा चुनाव से पहले लाए। वोटरों ने, भले ही वो भाजपा ने फाउल प्ले किया और भाजपा खुद हिट विकेट हो गई उत्तर प्रदेश में, उसका फायदा अखिलेश यादव को हुआ। तो फिलहाल उनके सिर पर सक्सेस की कैप तो है, और अखिलेश यादव इस कैप को बार बार उठाकर दर्शकों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। चूंकि पीडीए एक सक्सेसफुल फार्मूला रहा है, लिहाजा पीडीए को अंडरलाइन करते रहना उनका लाइन ऑफ एक्शन है पॉलिटिकली। कोई भी मुद्दा हो, चाहे कौशाम्बी में लड़की के बलात्कार का मुद्दा हो, या इटावा में कथावाचक का मुद्दा हो, या अनिल शुक्रवारसी के ब्राह्मण ठाकुर का मुद्दा हो, या तबादले ना हो पाने का मुद्दा हो, या केशव मौर्य को कहीं डाउन करने का मुद्दा हो, ब्रिजेश पाठक की अस्पताली व्यवस्था पे कहीं
इशारा करने का मौका भर मिल जाए, अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ते। रही बात पीडीए की, उस पीडीए को अंडरलाइन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि अगर योगी कामयाब नहीं हुए ध्रुवीकरण करने में, जो कि उनकी पूरी कोशिश है, तो कम से कम पिछड़ा और दलित हमारे पास होना चाहिए। पिछड़ा तो रहेगा, दलित इसलिए आने की कोशिश करेगा, एक पार्ट ऑफ दलित, क्योंकि मायावती साइडलाइन है और अल्पसंख्यक से वो स्टार्ट करते हैं। ये वोट तो मेरा है ही, यादव तो मेरा है ही। इन सारी चीजों को तो वो समझाने की कोशिश करते हैं लगातार इन वोटर्स को कि देखो तुम्हारे केशव मौर्य, यानी 5%, 6% का वो वोट मौर्य, कुशवाहा, काशी, सैनी। देखो ब्राह्मणों का ये हाल है उत्तर प्रदेश में, देखो पासी का ये हाल है कौशाम्बी में। तो वो इन सारी चीजों को मुखर लेकर इसलिए चलते हैं ताकि दलित और पिछड़े उनकी तरफ जितने आ सकते हो वो चलते चले आए। यही उनके पीडीए का फॉर्मेशन भी है, यही फॉर्मलाइजेशन भी है, और इसी पर वो फर्म भी है, इसी वजह से, ताकि उनका पिछड़ा और दलित कहीं ना जाए। रही बात मेरे हिसाब से अगड़ा नहीं है, क्योंकि अगड़ा वोट नहीं देता। अगड़ा है कौन? ब्राह्मण सपा का वोटर नहीं है, बनिया सपा का वोटर नहीं है, ठाकुर सपा का वोटर बहुत लेश मात्र है। तो ये नहीं रहते हैं, वो क्लियर कट इस बात को समझते हैं। लंबे समय उन्होंने अपने पिता की पॉलिटिक्स भी देखी है, खुद वो एक बार मुख्यमंत्री रहे, इस बार लोकसभा में वो नंबर लेके चले आए हैं जो नंबर तो उनके पिता भी नहीं ला पाए थे, जो धरती पुत्र मुलायम सिंह कहे जाते थे। तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस में भी है, लिहाजा पीडीए को अंडरलाइन करके चलना उनके लिए जरूरी भी है, लाजमी भी है, और फिलहाल यूं देखा जाए एक विश्लेषक के तौर पर तो उनके लिए एक सक्सेस पॉइंट तो पैदा करता है। चलिए, अभी वैसे तो 450-500 दिन है उत्तर प्रदेश का चुनाव आने में, लेकिन आज की स्थिति में आप क्या देख रहे हैं अगर एनडीए वर्सेस इंडिया या अखिलेश यादव वर्सेस बीजेपी बात की जाए तो? देखिए, आज यूं कह देना कि बीजेपी डाउन है, ऐसा नहीं है। आज ये कह देना कि अखिलेश यादव की सरकार आ रही है, ऐसा नहीं है। एक मसला है, बीजेपी हैंडल द बॉल ना हो जाए, बीजेपी सेल्फ गोल ना कर ले। आपस की कलह की बात कर रहा हूं। अब ये कलह जब आती है तो ठाकुर ब्राह्मण का झंझट बीजेपी में, यूपी में विधायक मंत्री चाहे किसी भी अक्रॉस द जात, वन मैन शो है। सारी चीजें योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। तमाम सारे कैबिनेट मिनिस्टर, चाहे वो एके शर्मा ही क्यों ना हो, जिनके पास नगर विकास भी है, आवास भी है, ऊर्जा भी हो, हर जगह पे एक आईएएस बैठा हुआ है जो आईएएस सरकार के कहने पर काम करता है। एक आबकारी मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, जिनका दामाद भी आबकारी में था, उनकी बेटी लखनऊ में नौकरी करती थी। उन्होंने कहा कि 3 साल का टेन्योर एक जिले में होता है। उन्होंने तबादले के लिए खुद मंत्री ने अपने प्रमुख सचिव से कहा, संजय भूस रेड्डी उस समय प्रमुख सचिव हुआ करते थे, नहीं हुआ तो नहीं हुआ उनके खुद के सगे दामाद का, और एक मॉरल ग्राउंड पर नहीं हुआ उनका। उनको अंततः मुख्यमंत्री के पास जाना पड़ा, हाथ जोड़ने पड़े, और सच बात तो ये अंदर खाने की खबर की वो रोए तक कि हमारा तो समधियाना खराब हो जाएगा कि मैं अपने दामाद को उस जगह नहीं ला सकता जहां मेरी बेटी काम करती है। तब उस दखल पर जाकर एक तबादला हुआ था। मैं इसको वन मैन शो कह रहा हूं। ये सारी वो चीजें हैं जो भाजपा को डेंट कर सकती है। दिल्ली वर्सेस यूपी की पॉलिटिक्स भाजपा को डेंट कर सकती है, जिसने किया है लोकसभा चुनाव में। अगर ये इन्होंने गड़बड़ी की और अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला अपनी जगह ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, अगर कंसिस्टेंसी उसमें बनी रही तो ये डेंट इनके खाते में वोटों की संख्या बढ़ाएंगे, और तब कहना मुश्किल हो जाएगा कि इस गवर्नमेंट की सीटें कम होती हैं या सीटों का कन्वर्जन इतना ज्यादा होता है कि अखिलेश यादव की सरकार आ जाए। चलिए,
मनोज जी, आपने बिल्कुल बहुत ही सटीक और स्पष्टता के साथ उत्तर प्रदेश की मौजूदा पॉलिटिक्स का जो कनवास हमारे दर्शकों के सामने खींचा है, उसके लिए आपका साधुवाद है। आपसे बातचीत करके हमेशा बहुत मज़ा आता है। वक्त का तकाजा ना हो तो ये बातचीत और लंबी हो सकती है, लेकिन आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।